कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो देखिए, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये लेक्चर नंबर 5 होगा या 5 होगा, लेक्चर नंबर 5। क्योंकि पहले में हमने प्रकार उकार देखा था, फिर उसके बाद हमने सांद्रता पद देखे थे, फिर न्यूमेरिकल्स लगाए थे, फिर उसके बाद अब हम इसमें आ गए थे कि बिलियन के प्रकार में आखिर हम बिलियन बनाते हैं, तो उस बिलियन को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या मतलब उसमें टर्म्स आते हैं, दाब आता है, ताप आता है। तो सबसे पहले हमने हेनरी का नियम पढ़ा था, और हेनरी का नियम हम रिकॉल करते हैं। तो हेनरी का नियम था कि जो दाब होता है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी हम अगर हमें और हेनरी का नियम हम गैस को द्रव में घोलने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हमें पता है कि गैस एक मतलब ऐसे स्वतः फैलती है अगर कहीं छोड़ दी जाए तो, और हमें उसे लिक्विड में घोलना है, तो हमें कुछ तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर, कुछ दाब लगाना पड़ेगा। तो हमें वहाँ पे दाब लगाना पड़ रहा था। तो हमने देखा था कि हेनरी के नियम के जो उपयोग होते हैं वो होता है कि जैसे हम CO2 जो आता है, सोडा आता है, उसमें CO2 होता है, इसीलिए उसको प्रेशराइज करके बंद किया जाता है। जब हम खोलते हैं तो वो CO2 के निकलने की वजह से वो लिक्विड भी गिरता है, पूरा निकल जाता है, तो वो गैस होती है CO2, उसी की वजह से होता है। और भी जगह पे जैसे जो गोताखोर होते हैं, जो लोग समुद्र में जाते हैं अपना सर्च वर्च कुछ भी करने के लिए, तो उन लोगों को भी सिलेंडर दिया जाता है, क्योंकि जो जल में होता है वो दाब बहुत अधिक होता है, और पता है कि जब दाब अधिक होगा तो विलेयता बढ़ेगी। तो दाब अधिक के कारण वहाँ पे समुद्र में बहुत सारी ऐसे गैसें जो विषैली भी हो सकती हैं, तो वो हमारे अंदर घुलने लगती हैं, जिसके कारण फिर मतलब हम जा ही नहीं पाते उसमें। तो इसीलिए वो सिलेंडर लेके जाते हैं लोग कि मतलब अदर्स गैसें ना हो। तो उस सिलेंडर में हीलियम को डाल के उस पूरे गैस को तनु करके और वहाँ पे सिलेंडर में भर दिया जाता है, जो गोताखोर लेके जाते हैं। तो ये सब संभव हो पाया हेनरी के नियम से। तो हमने गैस और द्रव को तब पढ़ लिया। अब हम देखिए, हमारे पास बचा है कि हम द्रव बिलियन ले लेते हैं, तो उसमें गैस तो हमने घोल ली, अब हम ठोस देखेंगे और द्रव देखेंगे। तो हम अभी पढ़ते हैं द्रव 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 वाष्पशील विलयन। देखिए, यही एक टॉपिक है, इसमें हम वाष्पशील की ही बात करेंगे। वाष्पशील द्रव लेंगे, कोई वाष्पशील रहेगा, और दोनों मिला के एक विलेय होता और एक विलायक। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने कहा था कि द्विअंगीय विलयन के बारे में ही बात करेंगे, एक विलेय और एक विलायक के बारे में। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील अवस्था में द्रव हैं, और उन्हें अब हमें घोलना है, देखना है। तो इसके लिए आए राउल्ट्स नियम। ऐसे सभी लोग स्टडी कर रहे थे कि मतलब क्या होगा इसमें, मतलब प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब, और मतलब जो अवयव ले रहे हैं वो क्या होगा। अवयव का मतलब कि विलेय, यहाँ से जो विलयन बनेगा इस प्रकार का, तो वो किससे बनेगा, विलेय, और दूसरा होगा विलायक। यही अवयव हैं। यहाँ से मान लीजिए, मतलब यहाँ पे हम किसी को, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, ये दो अवयव हो गया। तो अब इस पे स्टडी चल रही थी, तो उसी टाइम आते हैं राउल्ट्स। राउल्ट्स नाम है, और इन्होंने 1986 में अपना एक नियम दिया। और ये क्योंकि हम वाष्पशील ले रहे हैं तो वहाँ पे वाष्प दाब तो होगा ही, तो वाष्प दाब और ये जिसे हम मोल अंश कहते हैं, इनके बीच उन्होंने एक संबंध बताया। तो जो राउल्ट्स का नियम है, उन्होंने बताया कि वाष्पशील विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन के अवयव
के समानुपाती होता है। ये राउल्ट्स ने अपना नियम दिया। इन्होंने कहा कि जो वाष्पशील विलयन का आंशिक दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वो विलयन के अवयव के समानुपाती होगा। अवयव जैसे हमने यहाँ पे विलेय और विलायक x1 और x2 माना है, इसी को हम बोलेंगे। तो इन्होंने तो ये कह दिया। तब देखिए, कहने से तो कुछ होता नहीं है। सभी लोग उस समय स्टडी कर रहे थे, तो सभी लोग कुछ कुछ बोल सकते हैं। तो इन्होंने भी बोल दिया। तो वो लोग कहे कि अगर आपने कहा है तो अब सिद्ध करके दिखाइए। तो इन्होंने, अब आइए हम इसको सिद्ध करते हैं और राउल्ट्स का नियम निकालते हैं। तो ये उनकी परिभाषा हो गई। इन्होंने ये बताया, अगर परिभाषा लिखने के आ जाता है 1-2 नंबर में, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसी को हम राउल्ट्स का नियम कहते हैं। और इन्होंने 1960 में दिया था, 1960 में दिया था। अब देखिए, इसके बाद हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ से विलेय और विलायक, इसमें ये हो गया। अब हम डेरिवेशन जो था वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हम यहाँ से बीकर लेते हैं और इसी में हम बना रहे हैं द्रव। यहाँ पे x1 1 होगा और x2 0 होगा। हम यहाँ से x2 की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ पे x1 0 हो जाएगा और x2 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लेते हैं P2 और इधर ये P2 होगा और ये P1। ये हो गया इसका वाष्प दाब, ये हो गया इसका वाष्प दाब। और हमें जब कुल निकालना होगा तो यहाँ हम P टोटल लिख के P0 यहाँ से 2 कर लेंगे। ये हो गया टोटल। इधर हमने लिया है प्रेशर और इधर हमने लिया है मोल अंश। अब इसी को हम डिराइव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया P1, यहाँ पे समानुपाती होगा x1 के। ये राउल्ट्स के नियम के अनुसार हो गया कि जो यहाँ पे P है वो क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। यहाँ पे जो P लिया गया है ये आंशिक वाष्प दाब है। यहाँ पे प्रेशर नहीं, वांशिक वाष्प दाब है। और राउल्ट्स के नियम में वाष्पशील द्रव ही लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। तो अब हम समानुपाती को हटाते हैं, तो यहाँ से हम P0 1 x2 एक नियतांक रख लेते हैं। और ये हमारा एक के लिए है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक अवयव के लिए है। अब हम दूसरे वाले का लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 की होगा। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ से लगाएंगे P0 P2 x2। यहाँ से देखिए, हमने कुछ नहीं, बस जो राउल्ट्स का नियम था उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे राउल्ट्स का नियम अप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किए तो x 0 था तो हमें लेना नहीं था। फिर हम जब x2 के लिए रहे हैं तो यहाँ पे x1 0 हो गया। तो हम एक बार 1 के लिए ले रहे हैं और एक बार हम 2 के लिए ले रहे हैं। तो जब देखिए हम 2 के लिए लेते हैं तो यहाँ 2 हो गया। तो यहीं पे ये 2 अवयव के लिए है। यहाँ से आगे ये लिख सकते हैं दूसरे अवयव के लिए। अब यहाँ से हम P टोटल निकालेंगे, क्योंकि अब ये अलग अलग वाष्प दाब आ गया ना, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। हम ये एक विलयन तैयार कर रहे हैं। एक मान लीजिए ये विलेय होगा, ये विलायक, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। हमने मोल अंश मान लिया है। तो अब इसे तैयार करना है तो हमें टोटल प्रेशर यहाँ से निकलेगा। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे हम PT निकालते हैं, तो P1 प्लस P2। और यहाँ से हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से आप नहीं देख सकते हैं लगा के कि x1 और x2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ से ये याद रखिए कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 के है। अब देखिए, यहाँ पे हमें P टोटल का हम मान रखते हैं यहाँ से लगाने के लिए। तो P1 के लिए क्या आया है, P1 नॉट x1 प्लस इसके लिए P नॉट x2। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम
एक यहीं पे x1 का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे x1 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस 1, नहीं 1 माइनस x2। बस केवल हमने पक्षांतर कर दिया है x1 का मान निकालने के लिए, क्योंकि हमें P2 निकालना है। तो अब दोनों अननोन रहेगा तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो इसीलिए हम x1 के लिए यहाँ से ये मान निकाल लिया है और उसी को हम लाके यहाँ पे रख देंगे P1 नॉट, और यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 माइनस x2 प्लस P2 x2। और जब हम इसको फाइनल करते हैं यहाँ से, यहाँ देख लीजिए, जब हम यहाँ से निकालेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ से P1 मल्टीप्लाई हम अंदर कर दे रहे हैं नॉट और माइनस P1 x2 और यहाँ से प्लस P2 x2, ये नॉट रहेगा। अब यहाँ से देखिए P टोटल निकालने के लिए हम यहाँ से कॉमन कर लेते, तो P नॉट 1 हो गया यहाँ से, और माइनस, और यहाँ से बचेगा P1 माइनस x2 हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा P1 माइनस P2। ये हमारा हो गया P टोटल। लास्ट में यही फार्मूला हमें लाना था। तो ये पूरा राउल्ट्स का नियम था। यहाँ से देखिए हमने इसे सॉल्व किया। सबसे पहले राउल्ट्स का नियम होता है कि विलयन का वाष्पशील विलयन का वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है, या उस विलयन के सभी अवयवों के समानुपाती। सभी जितने भी दो, और हम दो ही अवयव की बात करें तो दोनों अवयव के समानुपाती होता है। तो देखिए एक बार हमने पहले के लिए कर लिया, एक बार हमने दूसरे के लिए, क्योंकि हम यहाँ से दियंगी विलयन की बात कर रहे हैं तो एक हम विलय लिए होंगे द्रव और दूसरा होगा विलायक, दोनों को घोल के हमने विलयन तैयार किया होगा। तो ये हो गया P1 के लिए इतना। फिर उसके बाद हमने P2 के लिए भी समान कर लिया, फिर यहाँ से P2 के लिए इतना निकल गया। अब इसके बाद हमें, जब हम दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं तो जब हम विलयन तैयार करेंगे तो वो हम एक ही प्रेशर निकालेंगे, यानी दोनों का वाष्प दाब निकालेंगे। तो यही P टोटल निकालते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ इक्वल लगेगा P टोटल, और हमें यहाँ से मिलता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो वही हमने यहाँ पे रख के x1 की जगह हमने 1 माइनस x2 रख दिया है। फिर इसको बाद हमने कॉमन कर लिया। यहाँ से बस जनरली मैथमेटिक्स है, कॉमन करके ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाता है और इसका हम यूज आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स लगाने में। तो ये पूरा था राउल्ट्स का नियम। और यहाँ से हमने पढ़ा कि द्रव वाष्पशील विलयन यहाँ से हमने बनाया है। सबसे पहले हमने गैस को द्रव में घोला और वो हेनरी के नियम के अनुसार। अब हमने द्रव वाष्पशील द्रव को घोला है राउल्ट्स के नियम के अनुसार। राउल्ट्स ने आया तो उन्होंने ये सब बता दिया कि ये कैसे घुलता है। तो ये था हमारा राउल्ट्स का नियम पूरा। यहीं से पूरा ये उसका ग्राफ हो गया। x1 और x2 के लिए राउल्ट्स के नियम का अगर ग्राफ पूछे तो आप लोग ये बता सकते हैं। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये मतलब प्रेशर वाष्प दाब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब पूरा टोटल निकलता है कि आंशिक वाष्प दाब बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो विलयता होगी वो भी बढ़ेगी। तो ये होता है द्रव में वाष्पशील द्रव में विलयन राउल्ट्स का नियम। तो आज हमने बस यहीं तक राउल्ट्स का नियम हो गया। इसके बाद आगे हम राउल्ट्स और हेनरी के नियम का कुछ दोनों का हम तुलना करते हैं। फिर उसके बाद अणु संख्या गुण आएगा। तो ऐसे ऐसे हम करके पूरे विलयन चैप्टर एक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में हम अधिक समय दे देते हैं, क्योंकि वेटेज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला था। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स हमें लगाना है तो बस आप ये डेरिवेशन कीजिए, यहाँ से ये फार्मूला लगा लीजिए, बस सिंपल है। बस हमें अगर राउल्ट्स के नियम का परिभाषा याद है तो हम लगा सकते हैं 1 और 2 के लिए, और हम देंगे विलयन ले रहे हैं इसीलिए 1 और 2 के लिए। फिर यहाँ से P टोटल निकाल दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और भी मतलब कुछ कमियां हों या कोई भी तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे उसका हम
आंसर ज़रूर करेंगे। तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।